आज के लेक्चर के अंतर्गत हम स्थलीय पारी तंत्र में पढ़ रहे थे। वन का जो पारी तंत्र है उसके संदर्भ में हमने वन को संदर्भ में पढ़ा। इसके बाद मरुस्थलीय वन क्या होते हैं, वहाँ के जीव जंतु कैसे अपनी शीतोष्णता को नहीं दर्शाते हैं और वो किस प्रकार से अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। वहाँ पे उनका जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है नॉर्मल होता है, लेकिन उनका पाचन तंत्र काफ़ी कठोर होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो शीतकटिबंधीय जो क्षेत्र के जो वन हुआ करते थे, वहाँ पे किस प्रकार से वो छोटे वन हैं और उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और वो क्या करते हैं, अपने को सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा को क्या करते हैं, संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, वो एक कम अवधि के ही होते हैं, 40 से 50 दिन में वो अपने को उगते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो हमने आज के जो लेक्चर में हम आज पढ़ाएंगे कि जो पारीतंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, ठीक, इसमें मैंने वन को पढ़ा स्थलीय पारीतंत्र के अंतर्गत। इसी में मैंने मरुस्थल को पढ़ा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घास का मैदान। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घास के जो मैदान होते हैं वो बनते कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ये जो पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी का जो ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ये जो कर्क रेखा मकर रेखा है, ठीक है, तो इसके बीच जो हमें देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वन देखने को मिल जाते हैं। इसी में मरुस्थल भी देखने को मिल जाते हैं, इसी में घास के मैदान भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर जैसे जाओगे तो यहाँ भी वन देखने को मिल जाते हैं, ठीक, मरुस्थल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी जो ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। ठीक, इसी में देखा जाए तो अर्जेंटीना के मरुस्थल भी देखो ठंडे मरुस्थल नीचे वाले हैं, ठीक है, चिली क्षेत्र में। और इसी में देखा जाए तो जो भारत का जो मरुस्थल है जो लद्दाख में पाया जाता है, ठीक, लद्दाख क्षेत्र का में जो मरुस्थल है भारत का, वो भी एक शीत मरुस्थल है, वो ऊंचाई के आधार पर है। ठीक, तो देखे जाते हैं कि जो मरुस्थल क्षेत्र थे इसके संदर्भ में हमने बताए थे कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है और कैसे ये बनते हैं। अब बात ये आती है कि जो घास के मैदान हैं वो कैसे बनते हैं। तो घास के मैदान जो होते हैं तो उनकी जो विशेषताएं होती हैं, पहले हम विशेषताओं पर गौर कर लेते हैं। विशेषताएं होती हैं, ये क्या होते हैं कि यहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक, उत्पादक के अच्छे होते हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर शाकाहारी जीव अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक, ये वनों की तुलना में इनकी वर्षा कम होती है, और ये वन के साथ साथ किनारे क्षेत्र जो लगे होते हैं, हो सकता है कि वो क्षेत्र जैसे कि देखा जाए तो एक प्रकार सा पठारी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो घास के मैदान देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। जबकि एक जहाँ पे वर्षा देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर के करीब होती है, वो जो वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं घास के मैदान। ठीक, और ये जो घास के मैदान होते हैं, ये घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय में भी होते हैं, ठीक, और शीतोष्ण कटिबंध में भी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और घास जो होती है एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक, झाड़ी नुमा भी घास हो सकती है।
लेकिन ये जो घास के मैदान होते हैं ये एक्चुअली में देखा जाए तो गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और इनमें क्या होता है कि चारागाह सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, जो गेहूं उत्पादन के लिए मुख्य इनका जो स्रोत होता है उत्पादन का वो होता है गेहूं। ठीक, गेहूं धान जो भी होते हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं घास के मैदानों में। ठीक है, तो यहाँ की जो विशेषताएं होती हैं कुछ होती हैं, जैसे कि यहाँ गेहूं उत्पादन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, चारागाह के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, कम वर्षा होती है। ठीक है, शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं कुछ होती हैं घास के मैदानों में। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। एक विशेषता और लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं। घने इसमें वन नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जैसे एक वन यहाँ, एक पेड़ यहाँ, तो एक पेड़ यहाँ, ऐसा इस प्रकार के इनको पेड़ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का जो घास के मैदान हैं या पृथ्वी के अक्षांशों पे अलग अलग घास के मैदान हैं, उनकी विशेषताएं भी देखी जाएं तो एक प्रकार से वो किस लिए होते हैं, वो केवल होते हैं गेहूं उत्पादन के लिए। ठीक, जैसे गेहूं उत्पादन में अब हम बात कर लेते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक, जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसमें देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका पेरीज, उत्तरी अमेरिका में पेरीज, ठीक, मंचूरियन क्षेत्र चीन का, ठीक, इसी में दक्षिण अफ्रीका में अगर देख सकते हैं तो वेल्स, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ठीक, और देख सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय वन के मैदान घास के मैदान होते हैं। इसी प्रकार से आप शीतोष्णकटिबंधीय देख सकते हैं। जो शीतोष्णकटिबंधीय हैं ये घास के मैदान हैं लेकिन ये ठंडे होते हैं। ठीक, इसमें देखा जाए तो यूरोप में, ठीक, हंगरी क्षेत्र में पड़ता है बुस्टाज। ठीक, यूरोप में क्या पड़ता है, बुस्टाज। बुस्टाज जो घास का मैदान है, बुस्टाज, ये क्षेत्र मिलता है, हंगरी क्षेत्र मिलता है, यूरोप क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं यूक्रेन में स्टेपीज, यूक्रेन का स्टेपीज, ठीक, और इसी में देख सकते हैं अर्जेंटीना कंपास, ठीक, और न्यूजीलैंड डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का क्या था, टाउन था, न्यूजीलैंड कैंटरबेरी, सॉरी कैंटरबेरी, ठीक, और ब्राजील का इसमें देखा जाए उष्णकटिबंधीय में पंपास। ये कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो आप देख सकते हो कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इनमें अपनी क्या क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी घास के लिए होते हैं और सभी गेहूं उत्पादन के मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या उत्पादन किया जाता है, घास, और मतलब गेहूं उत्पादन की मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो गेहूं की उपज सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूक्रेन में होती है, तो वहाँ स्टेपीज पाया जाता है। यूरोप में बुस्टाज है, अर्जेंटीना कंपास है, न्यूजीलैंड कैंटरबेरी है,
ब्राजील में पंपास है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स है, और मंचूरियन क्षेत्र में चीन के मंचूरियन क्षेत्र, ठीक, और उत्तरी अमेरिका पेरीज है। ये क्या है, कुछ घास के मैदान हैं और इसमें क्या है, ये गेहूं उत्पादन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैसे होते हैं। और ये हमारे देखा जाए तो ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी क्षेत्र है ये वाला, यहाँ देखने को मिल जाते हैं शीतोष्ण के, ठीक, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक, इधर क्षेत्र में। जबकि ये जो क्षेत्र है इसमें देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उनमें क्या क्या अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनके संदर्भ हमने बता दिया है। साथ ही देखे जाए तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में थोड़ा अंतर ये होता है कि जो एक शीतलन को लेकर देखा जाए तो वह क्षेत्र विशेष के आधार पर उनमें थोड़ी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनमें देखा जाए तो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, इसमें देखा जाए तो ये भी गेहूं के अच्छे उत्पादक होते हैं। ठीक, और यहाँ के जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं दूर दूर, इनके पेड़ पौधों की क्या है, विरलता पाई जाती है। और ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक, गोलाकार होते हैं, गोलाकार नुमा होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं और ये काफी दूर दूर पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो घास देखी जाए, जो घास होती है काफी बड़ी होती है। ठीक, घास कैसी होती है, बड़ी होती है। पेड़ छोटे होते हैं लेकिन घास इसमें क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, ये आप समझ सकते हो कुछ शीतोष्णकटिबंधीय के हैं। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय के देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उसमें देखा जाए तो घास क्या होती है, छोटी होती है, झाड़ी नुमा होती है। ठीक, गेहूं के अच्छे उत्पादक ये भी होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो भरपूर जल मिलता है, शुष्कता क्षेत्र में हुआ है, शुष्क क्षेत्र होता है। ठीक, साथ ही देखा जाए तो जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारा जो सूर्य फैक्टर है वो देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उसकी जो प्रकाश है वो निरंतर बना रहता है। वहाँ पर जो अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, वो बनी रहती हैं। ठीक, तो आईआर जो होती हैं, अवरक्त किरणें जो होती हैं वो निरंतर क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। तो ऊर्जा के अच्छे स्रोतक होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो घास होती है इनकी कठोरता ज़्यादा होती है। ठीक, इनमें क्या होती है, घास क्या होती है, कठोरता होती है। तो घास कठोर होने की वजह से यहाँ के जो जीव होते हैं घास के मैदान के, ये इनकी जो देखा जाए तो ये काफ़ी अपने को एक प्रकार से देखा जाए तो अनुकूल उसी आधार पर दर्शा लेते हैं। और ये देखा जाए तो मैंने घास का पारितंत्र पढ़ाया था, उसमें एक जीव दूसरे पर किस प्रकार से जो हमने बताए थे, एक रूपता का नियम, दशक नियम, ठीक है, ये सब बताया था। एक दिशीय नियम चक्रीय प्रक्रम के अनुसार बताए थे, तो उसमें घास का पारितंत्र में ही बताए थे। ठीक है, तो घास के पारितंत्र में तो शीतोष्ण में भी हो सकता है, उष्णकटिबंधीय में भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, जीव जंतु होते हैं काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जीव जंतु क्या होते हैं, बड़े होते हैं। घास के मैदान में भी जो जीव जंतु होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक, और जबकि शीतोष्णकटिबंधीय के जो जीव होते हैं
छोटे होते हैं। ठीक, ये यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जीव जंतुओं में भी भिन्नता देखने को मिल जाती है, थोड़ी भिन्नताएं केवल देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की जो वर्षा है, ठीक, वर्षा है, ठीक, वो वनों की तुलना में कम होती है, वनों की तुलना में कम होती है। ठीक, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की क्या विशेषताएं होती हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की क्या विशेषताएं होती हैं, जीवों में क्या भिन्नताएं इनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और वैसे तो जो जीव इसमें पाए जाते हैं वही वहां पाए जाते हैं, लेकिन बस उनकी अनुकूलता के आधार पर परिवर्तन थोड़ा देखने को मिल जाता है, और उनका मेटाबॉलिज्म में भी वो उसी जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उसे अपने को ढाल लेते हैं, और उनकी प्रक्रियात्मक रचनात्मक जो इकाई है, उनकी विशेषताएं हैं, वो उसी के अनुसार उसमें बदलाव परिवर्तन होता जाता है। तो वो स्वयं को अपने आप को उसमें सही ढंग से सर्वाइव करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो वो बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो उनकी एक नेचुरली रूप से, प्रक्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक तरीके से उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, उनको रहन सहन का जो अपना एक अनुकूलता होती है, वो क्या होती है, वहाँ के क्षेत्र विशेष के आधार पर ही वो स्वयं में ढल जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो जीव जंतु कैसे होते हैं और वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में कैसी झाड़ियाँ होती हैं, कौन से गेहूं उत्पादन के स्रोत होते हैं। स्रोत के लिए दोनों ठीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय में देखा जाए तो जो गेहूं होते हैं, यहाँ अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, यहाँ अंकुरण जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक, जब ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, जल मिलेगा, तो ये बीज जो है, बीज का जो प्रस्फुटन है, ठीक, जो प्रस्फुटन है, ठीक, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, तो ये इनका जो अंकुरण है, और ये लगभग में 2 से 3 दिन में ये क्या हो जाता है, इसका अंकुरण हो जाता है। ठीक, जबकि यहाँ के जो यहाँ के जो गेहूं के जो स्रोत होते हैं, उनका थोड़ा जीवन काल थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि ये लंबे समय में इनका प्रस्फुटन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर गेहूं के लिए भी स्रोत अच्छा होता है। ठीक, आपने जो स्टेपीज है, ठीक, यूक्रेन का, वहाँ पे देखो गेहूं सबसे ज़्यादा यूक्रेन पाया जाता है। ठीक है, और गेहूं का वो निर्यातक भी है यूक्रेन। तो ये समझ सकते हैं कि गेहूं उत्पादन के दोनों स्रोत ठीक हैं, लेकिन बस यही है कि उनकी अवधि को लेकर के थोड़ी भिन्नता देखने को मिल जाती है, प्रस्फुटन को लेकर के, उसमें उत्पादक को लेकर के थोड़ी भिन्नता देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं। ठीक है, वहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं में देखा जाए तो समान गुणधर्म नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जीव वही होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचनात्मक के आधार पर उसमें छोटे बड़े पाए जा सकते हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, जो घास के मैदान को लेकर के ही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जलीय पारितंत्र के संदर्भ में अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर के लिए इतना ही।